हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले है डीपीआईआईटी, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। दे सेट 60-day एफडीआई क्लियरेंस फॉर चाइना लिंक्ड सेक्टर्स एंड 40 सब सेक्टर्स। तो बेसिकली ना उन्होंने अपनी एफडीआई पॉलिसी को चेंज किया है। जो आपकी कंट्रीज़ हैं ना जिनका भी बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ, उसमें क्या होता था वहाँ से ऑब्वियसली, क्योंकि आपका बहुत चांसेस होते हैं कि गलत एक्टिविटीज़ के लिए पैसा आ सकता है, तो इसके लिए वहाँ से जो भी एफडीआई आता था ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उस पर आपके ज़्यादा चेक्स लगते थे, उसको थोड़ा टाइम लगता था। पर ऑब्वियसली अब हमें एफडीआई चाहिए, कंट्री को ग्रो करना है, तो उन्होंने 60 डे का अब कह दिया है कि हम कर दिया करेंगे क्लियर एफडीआई, अगर वो नेबरिंग कंट्री से भी आ रही है। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान सब इसमें इंक्लूडेड हैं। और 40 सब सेक्टर्स इन्होंने बताया कि इसमें कोई भी अगर इन कंट्री की इंडस्ट्री आके एफडीआई करना चाहती है, कुछ भी। एफडीआई क्या होता है, यानी कि कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट 10% से ऊपर की किसी भी आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में या नई कंपनी आपकी बना के। 60 डे फास्ट ट्रैक रूल रहेगा। तो यानी कि क्या है, ये गवर्नमेंट अप्रूवल विंडो है। हमने किया था ना, 2 विंडोज़ होती है, ऑटोमेटिक रूट होता है और गवर्नमेंट रूट होता है। तो आएगा ये गवर्नमेंट रूट के अंतर्गत ही, लेकिन वो 60 डेज़ में गवर्नमेंट इसे क्लियर कर दिया करेगी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को। एंड लेकिन उन्होंने एक कंडीशन भी कही है कि जो मेजॉरिटी ओनरशिप और कंट्रोल है ना, कोई भी जो कंपनी वो जिसमें भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं लगाते हैं, उसका ओनरशिप और कंट्रोल किसी रेजिडेंट इंडियन सिटीज़न या फिर रेजिडेंट इंडियन ओन कंपनीज़ के हाथ में ही रहेगा। चलिए कौन कौन से आपकी की इंडस्ट्रीज इसके अंतर्गत रहेंगी। कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, एडवांस्ड बैटरी कंपोनेंट्स, सोलर टेक, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, रेयर अर्थ मैग्नेट्स। मैं समझ गई ना, सब कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेंगी। देन रिपोर्टिंग रूल्स भी उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशंस 2019 है, वो उन्होंने कहा है कि फॉलो करनी है। एंड उसके अंतर्गत आरबीआई को भी रिपोर्टिंग करनी है अलॉन्ग विद डीपीआईआईटी। और इसमें क्या होगा, जो भी इंडियन कंपनी जिसको ये इन्वेस्टमेंट मिल रही है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी ये सारा रिपोर्ट करने के लिए। और रिपोर्टिंग जो है उनको करनी होगी बिफोर द फॉरेन मनी एक्चुअली अराइव्स इन इंडिया और बिफोर द डील इज़ फाइनलाइज्ड। इसके साथ साथ जो क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है कि इन्वेस्टर कौन है, एक्चुअली में बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, सही नाम आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप कंपनी दिखा रहे हैं किसी और ट्रस्टी या मैनेजर के नाम पे और एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर कोई और हैं, वो भी पता चलनी चाहिए। सिटीजनशिप बतानी है सारे बेनिफिशियल ओनर्स की जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लैंड आपके नेबरिंग कंट्री से, और ग्रुप स्ट्रक्चर भी। और जो इंडियन कंपनी है उसके बारे में भी उनको अपने बारे में भी फुल डिटेल्स देनी है, दैट हु करंटली ओन्स द बिजनेस एंड एग्जैक्टली हाउ मच ऑफ इट विल बी ओन्ड बाय द नेबरिंग कंट्री आफ्टर द डील। नेक्स्ट है जियो पेमेंट्स बैंक एंड ईजी पे टीम अप टू ब्रिंग डिजिटल बैंकिंग टू रूरल एंड सेमी अर्बन इंडिया। देखो क्या होता है, आपके बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे फिनटेक्स मिलके करते रहते हैं कि कैसे सर्विसेज को हम लोग दूर दराज तक पहुंचा सकें। तो जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जो आपके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आता है, उन्होंने फिनटेक कंपनी ईजी पे के साथ किया है एमओयू साइन कि हम लोग क्या करेंगे कि बिल्कुल आपके रूरल एरियाज़ तक पहुंचाएंगे डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। और इसके लिए ईजी पे का ना ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल है। तो जो आपके एरियाज़ के लोकल मर्चेंट्स होते हैं ना, दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बेसिकली ईजी पे के बने हुए हैं। तो उन्हीं के थ्रू कस्टमर्स जो हैं वो कैश डिपॉजिट और विड्रॉ करवा सकते हैं यूजिंग आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड को इसका ही फ़ायदा होगा कि ऑलरेडी जो ईजी पे का एक बहुत बड़ा एस्टैब्लिश्ड है स्ट्रक्चर। देन यूपीआई विड्रॉल्स भी इवन की अलाउड होंगी अंडर दिस पार्टनरशिप। और इसके साथ साथ आपका क्या है कि देखो, इसमें जियो पेमेंट्स बैंक को ना, नहीं तो पता क्या होता है, अपना खुद का इंफ्रा लगाओ, खुद जाके ढूंढो, मर्चेंट सेटअप करो। लेकिन ऑलरेडी जब इस्टेब्लिश किसी का सिस्टम है तो आसान हो जाता है पार्टनरशिप्स करके। नेक्स्ट है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपके लिए, सोशल इश्यूज़ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप आरबीआई का पेपर दे रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिलीज़ करती है, 2026 की रिपोर्ट ये रहेगी। आपका इसमें जो डेटा है वो रिलेट कर रहा है 2024 से। ट्रेंड्स उन्होंने क्या बताए हैं कि ऑलमोस्ट 304 मिलियन पीपल जो हैं इस टाइम अपनी जिस कंट्री में उनका जन्म हुआ है उससे बाहर किसी और कंट्री में रह रहे हैं। मानो मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ लेकिन मैं बाहर जाके किसी और कंट्री में, यूएस में, लंदन में, कहीं पे भी रहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या है, मैं आपके ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट में काउंट होंगी।
सो 304 मिलियन पीपल इस टाइम बाहर रह रहे हैं अपनी बर्थ कंट्री से। 2024 की ये रिपोर्ट है, 2024 का उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा है कि ये आपका इंक्रीज़ हुआ है 3.7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ये बनती है एक तरह से कि वो इस टाइम बाहर रह रही है अपनी बर्थ कंट्री से। अब देखो जो बाहर रह रहे हैं वो ऑब्वियसली अपनी कंट्री में वापस पैसे भी भेजते हैं अपने रिलेटिव्स वगैरह को। तो माइग्रेंट्स जो हैं उन्होंने $905 बिलियन का इवन की रेमिटेंस भी किया है अपनी होम कंट्री में 2024 में। और इसमें से $685 बिलियन आपके डेवलपिंग नेशंस में रिसीव हुए हैं, क्योंकि देखो ऑब्वियसली जो माइग्रेशन है ना ज़्यादा डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशंस की तरफ होती है। चलो सबसे जो आपके ग्लोबल माइग्रेशन रूट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट लोगों की देखी गई है, फर्स्ट नंबर पे है मेक्सिको टू यूएसए, सेकंड अफगानिस्तान टू ईरान, देन सीरिया टू टर्की, देन रशिया टू यूक्रेन, ऑब्वियसली देखो आसपास की कंट्रीज़ ही हैं, एंड इंडिया टू यूएई एंड इंडिया टू यूएसए। तो इंडिया के लिए जो सबसे बड़े हैं हमारा यूएई में सबसे ज़्यादा जाते हैं लोग, एंड देन यूएसए। चलिए इंडिया के स्टैटिस्टिक्स और थोड़ा देख लेते हैं। सो इंडिया के ओवर 3 मिलियन इंडियंस हैं जो इस टाइम आपके यूएई में रह रहे हैं, एंड रफली 3.2 मिलियन यूएसए में रह रहे हैं। और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट माइग्रेंट ग्रुप है आफ्टर योर मैक्सिकन्स। तो मैक्सिको के जो लोग हैं वो सबसे नंबर 1 है कि जो माइग्रेट करते हैं, देन सेकंड नंबर पे इंडिया है। देन क्यों इंडियंस देखिए बाहर जा रहे हैं इतने, और मेनली इंडियन मेन आपकी क्यों अब्रॉड ज़्यादा जाते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत लेबर इंटेंसिव जॉब्स रहते हैं। ये ऑयल की जो भी आपकी माइंस जो भी होती है ना फैक्ट्रीज वगैरह इन सब में, तो ऑयल ड्रिलिंग आपकी जो भी एरियाज़ होते हैं, आपने हो सकता है मूवीज़ वगैरह में भी हम देखते रहते हैं ना वैसे ही। तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, क्योंकि पे भी अच्छी होती है, पैसा वहाँ अच्छा मिलता है। देन इसके साथ साथ इंडिया जो है इट हैज़ हायर शेयर ऑफ फीमेल इमिग्रेंट्स। तो देखो एक तो हो रहा है कि जो बाहर जा रहे हैं वो होते हैं एमिग्रेंट्स, ठीक है, एक होते हैं इमिग्रेंट्स। तो आई से जब स्टार्ट हो रहा है तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं जो हमारे देश में किसी और देश से आ रहे हैं। तो विमेन इमिग्रेशन हमारे बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड मेल इमिग्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है, फीमेल ज़्यादा इंडिया में एंटर कर रही हैं। देन चलिए आईओएम के बारे में जान लेते हैं। 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर्ड है। यूएन की एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, 2016 में बनी थी। 175 मेंबर स्टेट्स हैं एंड 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, और करंटली इसकी डायरेक्टर जनरल एमी पोप हैं। नेक्स्ट है इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड लीडर इन रेमिटेंसेस, इनवर्ड फ्लोज क्रॉस $137 बिलियन। तो ये क्या है, ये भी आपकी जो पिछली हमने रिपोर्ट की है ना उसी रिपोर्ट में ही ये डेटा आता है, लेकिन हमने यहाँ अलग से स्टडी कर लिया जिससे आपको याद रहे। उसी में पढ़ते तो वो ना कहीं मिक्स एंड मैच हो जाता है। चलिए थोड़ा डीप डाइव कर लेते हैं। तो हमने अभी देखा था ना कि आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको $685 बिलियन गया है, और उसमें से $137 बिलियन तो इंडिया को ही है। इंडिया नंबर 1 है अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें। रेमिटेंसेस होता है जब कोई भी बाहर का इंसान, आपका एनआरआईज कोई भी इंडिया में पैसे भेजते हैं। सो इसमें क्या है आपका बेसिकली हाई वॉल्यूम ऑफ फंड्स इज़ फ्यूल्ड बाय लार्ज इंडियन पॉपुलेशंस। तो 2 रीजन्स में हमने देखे हैं। यूएई में आपके ओवर 3 मिलियन इंडियंस हैं, यूएस में 3.2 इंडियन माइग्रेंट्स हैं। तो उसकी वजह से आपका बहुत पैसा जो है उन एरिया से मूव करता है इंडिया में। देन इसके साथ साथ हाई प्रपोर्शन ऑफ मेल एमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया मूव टू गल्फ एंड साउथ ईस्ट एशिया फॉर लेबर इंटेंसिव रोल्स इन कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। वही सेम पॉइंट्स ही हैं, बस हम यहाँ पे अलग से कर रहे हैं जिससे आपको आंसर राइटिंग में बेटर हेल्प हो सके कि क्या पॉइंट्स लिखने हैं। देन जो यूएस को माइग्रेशन होती है ना वो ज़्यादा आपके स्किल्ड प्रोफेशनल्स की हो रही है, और जो गल्फ़ में देखी गई है वो आपके लेबर इंटेंसिव रोल्स की हो रही है। तो यही जो मेजर रूट्स हैं इंडिया के हैं। देन देखिए इंडिया के लिए इनफ्लोज बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि क्या है ये रेमिटेंसेस आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का पार्ट बनता है, और हम देख ही चुके हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमें कितने ज़रूरी है। कम हुए थे तो आरबीआई को दिक्कत हो गई थी ना कि 11 मंथ्स का हमारे पास कवर नहीं है। नेक्स्ट है एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट। तो देखिए ये रिपोर्ट निकालते हैं, इन्होंने 2024 की निकाली है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है ये। सो देखिए इस रिपोर्ट में क्या इन्होंने बताया है कि 2024 के डेटा को ना 2023 से ये कंपेयर करते हैं। बेसिकली इनके पास ना पूरा इंडिया के हर जगह का कितने केस लगे, क्या हुआ, सारा डेटा होता है। सो ओवरऑल अगर देखें ईयर ऑन ईयर क्राइम्स कम हुए हैं। वैसे तो देखो क्राइम्स होने ही नहीं चाहिए, चलो अच्छी बात है कम हुए हैं।
सो 6% से आपके टोटल केस के नंबर्स कम हुए हैं. सो क्राइम रेट पर लाख पीपल भी ड्रॉप हो गया है. तो 1 लाख लोगों के पीछे 418.9 का आपका क्राइम रेट देखा गया है 2024 में. इसके साथ साथ देखिए साइबर क्राइम जो है वो बढ़ गया है. सो ओवरऑल तो क्राइम्स कम हुए हैं, पर साइबर क्राइम का अगर हम देखें तो वो बढ़ चुका है. 17.9% जंप हो चुके हैं. एंड इवन कि साइबर फ्रॉड जो है इट मेक्स 73% ऑफ ऑल रिपोर्टेड डिजिटल इंसिडेंट्स. देन सेफ्टी ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, तो ग्रुप वाइज भी देख लेते हैं. विमेन जो हैं उनके अगेंस्ट जो क्राइम्स है उसमें थोड़ा सा डिक्रीज देखा गया 1.5% का 2024 में एज़ कम्पेयर टू 2023. लेकिन अभी भी क्रूएलिटी बाय हस्बैंड जो है वो मोस्ट रिपोर्टेड इशू रहता है. 42% केसेस में वही रीज़न है आपका कोई भी केस दर्ज होने का. देन न्यू लीगल कैटेगरी भी एक इंट्रोड्यूस की गई है इस साल से आपके इस रिपोर्ट में, विच इज़ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड. देन सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनके अगेंस्ट बढ़ गए हैं 16.9%. एंड इसमें बेसिकली आपके थेफ्ट ऑफ फ्रॉड, ये जो साइबर क्राइम आपके फ्रॉड है ना, ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स के साथ ही हो रहे हैं, क्योंकि ना वो लोग जल्दी से समझ नहीं पाते, उनके लिए फ़ोन था नहीं ना पहले. देन चिल्ड्रन के अगेंस्ट भी क्राइम्स जो हैं वो 5.9% से बढ़े हैं. ये तो देखो न्यूज़, बहुत ही सैड न्यूज़ ना, खोलो सोशल मीडिया आती रहती हैं. देन SC/ST कम्युनिटीज़, तो इनके अगेंस्ट ड्रॉप हुआ है मिनिमल सा 3.6% से. एंड SCs के अगेंस्ट STs की हम बात करें तो मैसिव 23.1% डिक्रीज़ हुआ है. ये चलिए अच्छा नंबर है, बिल्कुल 0% ही हो जाना चाहिए. चलिए जुवेनाइल्स की बात करते हैं, यानी कि बच्चे जो 18 साल से नीचे हैं. सो केसेस जिनमें जुवेनाइल्स आए हैं, उनको पकड़ा गया है, वो आपके लॉ के दायरे में आए हैं. दे रोज बाई 11.2% एंड इसमें 16 से 18 साल के बच्चे ज़्यादा हैं. चलिए NCRB के बारे में जान लेते हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये 1986 में सेटअप हुआ था. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करता है. इनका क्या देखते हैं, ये देखो पूरा जितना भी क्रिमिनल डेटा है ना हमारी कंट्री का, उसको पूरा ट्रैक करते हैं एंड पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. एस्टैब्लिश 1986 में, रिकमेंडेशन दी थी आपकी टंडन कमेटी बनी थी, नेशनल पुलिस कमीशन बनी थी एंड आपकी MHA की एक टास्क फोर्स, सब ने मिलकर रिकमेंड किया था और फिर NCRB को बनाया गया था. करंटली इसके डायरेक्टर हैं आलोक रंजन जी, जो एक IPS ऑफिसर हैं. इनके मेजर पब्लिकेशंस क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट हमने देख ली. देन एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया, ये अभी हम आगे देखेंगे रिपोर्ट. देन प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट इनकी रहती है. क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जहाँ से इनको इतना डेटा मिलता है. CCTNS विच इज़ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, जो 2009 में लॉन्च किया गया था. ये पूरे जो कंट्री के 15,000 पुलिस स्टेशन है ना, वो कनेक्टेड है, वहाँ से पूरा डेटा फ्लो हो जाता है इनके पास. देन NAFIS विच इज़ नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, उसको भी यही मैनेज करते हैं, सबके फिंगरप्रिंट्स उसमें चढ़ाना उतारना. देन वो CID में कहते नहीं थे फिंगरप्रिंट रन करो सिस्टम पे, वैसे ही. देन नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल को भी यही मैनेज करते हैं. नेक्स्ट है NCRB एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2024 रिपोर्ट. सो आज हम लोग एक्सीडेंट्स का ही देखेंगे कि क्या डेटा रहा है. सो इसमें क्या है देखिए, एज पर डेटा दिल्ली जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड सेफ्टी क्राइसिस या रोड एक्सीडेंट्स देखे गए हैं, और 3 साल से दिल्ली ही इसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे रहता है. देन 19 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, चलिए फाइंडिंग्स देख लेते हैं, और ये भी 2024 से ही रिलेट करती है आपकी रिपोर्ट. सो दिल्ली में देखो ओवरऑल थोड़ा सा डिप आया है 2023 के, बहुत थोड़ा सा, लेकिन अभी भी एक्सीडेंट्स जो हैं इनका सेवेरिटी मतलब बहुत सवेयर होने लग गए हैं. चाहे नंबर कम हुआ है लेकिन सवेयर होने लग गए हैं. देन इसमें क्या है, आपके 1658 डेथ्स हुई हैं. देन मोस्टली केसेस आपके नेग्लिजियंस से रिलेटेड पाए गए हैं, उसकी वजह से लोगों की डेथ भी हुई है, बहुत बड़ा नंबर है. देन हिट एंड रन के अगर केसेस देखें तो 1521 हिट एंड रन के इंसिडेंट्स हुए हैं. एंड इसके साथ साथ आपके रीजनल कंपैरिजन्स भी चलिए देख लेते हैं. तो दिल्ली में जो है आपका हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा केसेस हैं. देन बेंगलुरु में क्या है, आपकी 877 डेथ्स देखी गई हैं. एंड देन चेन्नई में 533 डेथ्स देखी गई हैं. तो मतलब यहाँ देखो जो दिल्ली का नंबर है ना वो डबल ही है, बहुत ज़्यादा है, और तभी दिल्ली का डेटा हम लोग काफ़ी यहाँ पे देख रहे हैं. देन यंग ड्राइवर्स जो हैं उनका भी देखिए, ये भी मतलब काफ़ी चीज़ें तो ना हम लोग देख ही रहे हैं अपनी सोसाइटी में होते हुए, कि जो छोटे बच्चे हैं जिनका लाइसेंस भी नहीं बना होता, वो लोग गाड़ियों से लोगों को उड़ा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बहुत ही गलत चीज़ है.
देन रोड सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो रोड सेफ्टी एक नेशनल इमरजेंसी बन चुकी है, रीजनल ही नहीं नेशनल लेवल पर इसकी बहुत दिक्कत शुरू हो चुकी है। सो डेली लेवल पर अगर हम बात करें ना तो डेली 495 लाइव्स जो हैं आपकी नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से जा रही हैं एवरी सिंगल डे 2024 में ऐसा हुआ, मतलब समझ रहे हो 495 लाइव्स डेली। देन टू व्हीलर राइडर्स जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। सो जितनी भी रोड डेथ्स हुई हैं उसमें से 48% आपके टू व्हीलर राइडर्स की रही है। देन अहमदाबाद में आपके इवन की हाई पेडेस्ट्रियन फैटिलिटीज़ भी देखी हुई है, मतलब जो पैदल चल के जा रहे हैं उनकी। और दिल्ली में हाई रेट ऑफ डेथ्स अमंग व्हीकल पैसेंजर्स देखा गया है। चलिए कॉजेज़ क्या बताई जा रही हैं ये जो ज़्यादा आपके एक्सीडेंटल डेथ्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपके प्रोजेक्ट्स ठीक से नहीं बने हैं, सिविल इंजीनियरिंग ख़राब है। देन बिहेवियर, कोई ड्रंक ड्राइव कर रहा है, अंडर एज ड्राइविंग हो रही है, स्पीडिंग हो रही है। देन इन्फोर्समेंट, जिसमें इनएडिक्वेट ट्रैफिक रूल इन्फोर्समेंट ऑन द ग्राउंड के लोग ट्रैफिक देखे, हमें पता ही है इंडिया में ट्रैफिक रूल्स तो मजाक है, कोई लोग हेलमेट ही नहीं लगाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। सो अब पाथ फॉरवर्ड क्या है? सो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इसके लिए, इवन कि अभी आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस इशू की थी कि पूरा जैसे हाईवेज़ पे आपके नेशनल हाईवेज़ में इतने एक्सीडेंट्स होते हैं तो उन्होंने कहा था कि पार्किंग नहीं होनी चाहिए साइड पे रोड्स की, हमने की भी थी ये न्यूज़। सो इसके साथ साथ एनसीआरबी ने भी कहा है कि स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट होनी चाहिए अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग, बेटर रोड इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी एजुकेशन भी लोगों को बतानी चाहिए। सबसे पहले तो भाई हेलमेट ज़रूरी करो, लोग हेलमेट ही नहीं पहनते हैं। तो जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं हेलमेट ज़रूर पहना करो कभी भी अगर टू व्हीलर पे कहीं जाते हो। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस डिवीजन टॉप्स ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स रैंकिंग्स इन ग्रुप ए कैटेगरी फॉर मार्च 2026। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है GRAI, ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स। तो इस इंडेक्स को ना डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस निकालता है। इसमें बेसिकली आपके पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में रैंकिंग्स होती है कि किसने अच्छी तरह अपने पब्लिक ग्रीवियंसेस, कोई भी किसी की कंप्लेंट आई उसको रिजॉल्व किया, टाइमली किया और अच्छी तरह किया और लोग सेटिस्फाइड हैं। क्या क्या डायमेंशंस रहती हैं? तो 4 पिलर्स रहते हैं। एफिशिएंटली किया कि कितनी अच्छी तरह आपने कितनी क्विकली क्लोज की ग्रीवियंसेस, फीडबैक लिया कि वो सेटिस्फाई थे या नहीं या बस ऐसे ही कर दी। क्वालिटी, कि आपने रेजोल्यूशन सही भी दिया। देन आउटरीच, कि ग्रीवेंस पोर्टल के बारे में कितने लोगों को पता है, कितने केसेस उस पर दर्ज हुए। चलिए 3 कैटेगरीज में दिया जाता है ये। ग्रुप ए जिसमें मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आते हैं जिनको बहुत हाई वॉल्यूम ऑफ ग्रीवेंसेस आपके आते हैं, टिपिकली 10,000 से ज़्यादा पर ईयर। ग्रुप बी जिनमें मीडियम वॉल्यूम आते हैं आपके ग्रीवेंसेस। ग्रुप सी जिसमें लो वॉल्यूम आते हैं। चलिए टॉप रैंकर्स देख लेते हैं हर कैटेगरी के आपके। तो ग्रुप ए में हम जानते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का इंश्योरेंस डिवीजन आया है। ग्रुप बी में आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को मिला है। ग्रुप सी में आपके मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को मिला है। चलिए इंश्योरेंस डिवीजन ने टॉप क्यों किया है? डिस्पोजल टाइम ऑब्वियसली उनका बहुत कम था, यानी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी। उनका बीमा भरोसा पोर्टल है जिसने एक्चुअली में काफ़ी हेल्प किया है। पॉलिसी होल्डर्स ट्रैक कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट्स को रियल टाइम में, तो लोगों को भी होता है कि रियल टाइम में सब ट्रैक हो रहा है तो हमें जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट है नीति आयोग लॉन्चेस सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल टू फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो निधि छिब्बर जी जो हैं आपकी अभी इंटरिम CEO हैं नीति आयोग की, उन्होंने ये लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। ये बेसिकली आपके फोकस करेगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये बेसिकली वो डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स होते हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, तो इन पर ये फोकस करेगा कि एक्चुअली काम ढंग से हो रहा है या नहीं। तो CPOs क्या होते हैं? सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर्स। ये ना लिंक होते हैं, बिल्कुल आपके ऑन ग्राउंड जाके काम करते हैं। सो दे एक्चुअली टेल कि एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे ऑन ग्राउंड क्या चीज़ हो रही है और ऑफिसर इंचार्ज को जाके बताते हैं आपने ये स्कीम की थी लॉन्च, इससे ये इम्पैक्ट आया है। सो इससे क्या होता है कि देखो जब एक इंसान जाके बता रहा है ना तो इसमें पेपर वर्क वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं होती, आपकी बिल्कुल इमीडिएट रिपोर्टिंग आपको मिल जाती है। ये जो आपके CPOs होते हैं ये सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और उनका काम ही होता है कि डिस्ट्रिक्ट्स विजिट करना होता है, देखना होता है कि प्रोग्राम्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को मदद करनी होती है कि वो आपस में मिलके ढंग से टुगेदर काम कर सकें। रियल टाइम में अपडेट्स करते हैं। तो ये जो पोर्टल भी रहेगा इसमें CPOs जो हैं वो अपने ऑब्जर्वेशंस को रियल टाइम अपलोड कर सकेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि फील्ड में एक्चुअली हो क्या रहा है और उस पर अथॉरिटीज़ इंस्टेंट एक्शन ले सकेगी। नेक्स्ट है इंडिया AI अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
and Indian Council of Medical Research signed landmark MOU to advance responsible use of AI in India's healthcare sector. तो इसमें बेसिकली आपका AI कोश डाटा सेट प्लेटफॉर्म है. सो ICMR जो है ना वो अपना एनोनिमस डेटा, ऑब्वियसली देखो पेशेंट्स की नहीं बता सकता वो डेटा, एनोनिमस डेटा पूरा हेल्थ रिसर्च डेटा सेट्स क्योंकि जिन पर भी किए होते हैं वो शेयर करेगा. एंड वो उनका ना मिडास एक पोर्टल है विच इज़ मेडिकल इन्फॉर्मेशन डेटा फॉर AI सॉल्यूशंस. ये किसका है? ICMR का है. वो इसको शेयर करेगा आपके इंडिया AI से. इंडिया AI कोश प्लेटफॉर्म को बेसिकली आपके होस्ट करता है जिसमें स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को हेल्प किया जाता है और वो इस डेटा के मिडास के डेटा को की हेल्प से बेटर हेल्थ केयर मॉडल्स बना सकेंगे. देन आपका इंडिया AI ICMR को क्या देगा? हाई परफॉर्मेंस GPU बेस्ड कंप्यूटिंग देगा एट लोअर रेट्स. देन जॉइंट पब्लिक हेल्थ सॉल्यूशंस, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन साथ काम करेंगी टू डेवलप AI टूल स्पेसिफिकली फॉर इंडियाज़ यूनिक हेल्थ चैलेंजेस. क्योंकि ऑब्वियसली देखो अलग है, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, यहाँ की चीज़ें अलग हैं. ग्लोबल लेवल पर WHO तो चीज़ें निकालता ही है, लेकिन हमें अपनी स्टडी करना भी ज़रूरी है. नेक्स्ट है NLC इंडिया एंड फ्रांस EDF पार्टनर टू ब्रिंग एडवांस न्यूक्लियर टेक टू इंडिया. सो बेसिकली इसमें क्या होगा, ये दोनों जो कंपनीज़ हैं ना ये मिलके दो चीज़ों पर फोकस करेगी, दो टेक्नोलॉजी पर. EPR जो कि यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर है, वो फ्रांस का EDF टेक्नोलॉजी बेसिकली इंडिया लेके आएगा. ये हाई एफिशिएंसी थर्ड जनरेशन रिएक्टर्स होते हैं, नॉन फॉर हैविंग सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस सेफ्टी फीचर्स. तो बहुत पावर ये जनरेट करते हैं. देन SMR विच इज़ अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, तो ये थोड़े छोटे होते हैं और छोटे होने की वजह से इनको बहुत इजीली आप शिप कर सकते हो कहीं भी और बहुत इजी टू इंस्टॉल होते हैं. अब इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है EPR टेक्नोलॉजी, SMR टेक्नोलॉजी? इंडिया का ना देखो मिशन है कि हमें न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी अचीव करनी है, कि पावर हम उससे बनाएं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, वो भी रिन्यूएबल सोर्स ही है. 100 गीगावाट बाय 2047. देन NLC का ना खुद का भी अपना टारगेट है, NLC इंडिया का, कि उनको क्या है टोटल पावर कैपेसिटी ऑफ 20 गीगावाट बनानी है थ्रू न्यूक्लियर बाय 2030. तो उसके लिए भी ये कर रहे हैं. और इसके साथ साथ देखिए शांति आपका बिल 2025 शांति एक्ट पास हुआ था, तो उसकी वजह से भी इन चीज़ों में हेल्प हुई है. नेक्स्ट है नागालैंड लॉन्चेस 100-day ड्राइव टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स. तो 100 डेज़ पूरा देखो समझाया जाएगा, अवेयर किया जाएगा बच्चों को, स्टूडेंट्स को कॉलेजेस के बेसिकली, कि आपको हेल्थ कार्ड्स क्यों बनवाने चाहिए. देन नागालैंड हेल्थ प्रोटेक्शन सोसाइटी इसको लीड करेगी, मैनेज करेगी इस इनिशिएटिव को. और ये मिशन आपके जो होगा, इनिशिएटिव होगा, उसमें 2 हेल्थ स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा स्टूडेंट्स को. आयुष्मान भारत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, और चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो नागालैंड की ओन स्टेट रन हेल्थ प्लान है. नेक्स्ट, पेविलियन ऑफ इंडिया एट द 61st इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन ला बाइनेल दी वेंजिया 2026. तो ये वेनिस में बेसिकली होती है, इंटरनेशनल लेवल के सारे यहाँ पर आके अपनी आर्ट, अपनी ट्रेडिशन को दिखाते हैं. एंड इंडिया का जो पेविलियन है वो भी ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को मिक्स करके बनाया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से ललित कला अकेडमी जो है वो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती है इस पेविलियन की, और बेसिकली ये ना ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारे इंडियन आर्टिस्ट को कि शोकेस करने के लिए अपने टैलेंट को. देन दिल्ली एजुकेटर सोमा मंडल जी विंस कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 फॉर साउथ एशिया. तो सोमा मंडल जी जो हैं वो GD गोयनका पब्लिक स्कूल जो दिल्ली में है ना उसमें पढ़ाती हैं, एंड टीचर हैं, साइंस की टीचर हैं, और उन्हें अवार्ड मिला है साउथ एशिया रीजनल विनर. और अब वो आपके ना पोलिंग होती है उसके थ्रू पूरा वर्ल्ड विनर चुना जाता है. तो अभी ये साउथ एशिया की तो रीजनल विनर बन गई हैं ऑफ द कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026. और इसके लिए इन्हें 500 आपके इवन पाउंड्स की वो भी मिलेगी, ग्रांट भी मिलेंगी, वर्थ ऑफ बुक्स टू एनरिच हर स्टूडेंट्स लर्निंग रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप टू बी होस्टेड बाय न्यू दिल्ली एट थाईराज स्टेडियम. देखिए क्या होता है, कभी ये फ्यूचर में होने वाली है ना, तो पूछ लेते हैं कि कौन होस्ट करेगा आपको कभी कभी पेपर में. सो ये जुलाई 27 से अगस्त 2 तक आपकी बेसिकली चैम्पियनशिप होगी. इसे दिल्ली गवर्नमेंट और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलके करेंगे ऑर्गेनाइज. वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, तो यह हर साल आपका May 5 को मनाया जाता है. इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस्टेब्लिश किया था, तो उन्होंने ग्लोबल कैंपेन चलाया था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स. और इसमें बेसिकली देखो पूरा
हैंड हाइजीन के बारे में बताया जाता है। हाथ साफ़ करना तो देखो ज़रूरी है, वहाँ से ही ऐसे दिखाते नहीं है डिटॉल की ऐड या किसी की भी ऐड में कि वो जर्म्स ऐसे दिख रहे हैं काले काले से। तो हाँ देखो, हाथ तो धो के खाना खाओ, घर जब भी घर एंटर करो हाथ तो धोने ही चाहिए। देन थीम है 2026 की एक्शन सेव्स लाइव्स। चलिए, लास्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ये हर साल मई 7 को आपका मनाया जाता है। इसे प्राइमो नेबिएलो जी ने स्थापित किया था, जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे पहले आपके इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के, अब जिसे वर्ल्ड एथलेटिक्स आपका कहा जाता है। 1996 में पहली बार मनाया गया था, क्योंकि उस दिन आपके जो ओलंपिक गेम्स हैं उसको 100 साल पूरे हुए थे। 2026 का थीम रहेगा स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स।